तो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आज आधारभूत क्लास ही है आपकी, ये तीसरी क्लास होगी आधारभूत भारत की विदेश नीति। कल मैंने इसको समझाया था, थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको दिया था कि भारत की विदेश नीति का क्या रुख रहा है, किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं और उन परिस्थितियों में कैसे विदेश नीति समय के साथ बदलती रही है। आज विदेश नीति में ही दो चीज़ें समझेंगे हम लोग। आज विदेश नीति ही पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति। इसके अंतर्गत दो चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली चीज़, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हम किन नीतियों का पालन करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जन्म हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे विदेश नीति है, तो भारत का जो आस पड़ोस है, आस पड़ोस के साथ किस तरीके की चीज़ें समय के साथ आकर के विकसित हुई हैं। देखो, 2-3-4 चीज़ें होती हैं जिन पैरामीटर्स पे हमें किसी भी देश को समझना होता है। क्या होती हैं 2-3-4 चीज़ें, कोई बताएगा? क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं किसी भी देश के साथ जब हम विदेश नीति प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे उस विदेश नीति की पृष्ठभूमि क्या रही है। सबसे पहले मान लीजिए, देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत के पड़ोसी। ठीक है, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। यदि मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो सार्क देशों का, सदस्य देशों का समूह है, उसके जितने भी सदस्य देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। म्यांमार भी आपका पड़ोसी है लेकिन वो सार्क का सदस्य नहीं है। नीचे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। तो ये जितने भी आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देखेंगे और पड़ोसी के बाद हम अपना विस्तारित पड़ोस भी देखेंगे। विस्तारित पड़ोस में आपका आसियान कंट्री आता है, आसियान कंट्री है, और इसका इधर जो है वेस्ट एशिया है, नॉर्थ अफ्रीका का है क्षेत्र, और इसके बाद हम जो सुपर पावर हैं, विस्तारित पड़ोस भारत का, एशिया और अफ्रीका से जुड़े हुए देश जितने भी हैं, और इसके बाद विश्व की जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो हम कम से कम जब ये पढ़ रहे होंगे, जब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम क्या क्या बिंदु रखेंगे। जब भी हम कोई भी पड़ोसी किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड देखेंगे, एक पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड में विदेश नीति किस तरीके से विकसित हुई है, पृष्ठभूमि देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 ये। दूसरा हम क्या देखेंगे कि कैसे विदेश नीति का क्रमिक विकास हुआ है ना, कैसे वो फिर समय के साथ साथ डेवलप हुई है, क्या परिस्थितियां रही हैं। तो दूसरे नंबर पे हम विदेश नीति का क्रमिक विकास देखेंगे, क्रमिक विकास किसी भी देश के साथ, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान, सबके साथ यही चीज़ देखेंगे। इसके अलावा देखो, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध करंट अफेयर से बहुत जुड़ा हुआ है, तो हाल ही में जितनी भी शीर्ष नेताओं के द्वारा हुए शिखर सम्मेलन हैं या द्विपक्षीय वार्ताएं हैं या एक देश की दूसरे देश में यात्राएं हैं, तो जो भी उस देश में हमारे हाल ही के घटनाक्रम होंगे, हाल ही के घटनाक्रम, ये समय के साथ देखो आपको अपडेट भी करना पड़ेगा, है ना। मैं तो आप लोगों को पढ़ा दूंगा, एक कर दूंगा, लेकिन समय के साथ आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि आप, क्योंकि दिन प्रतिदिन में डेवलपमेंट होता रहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, तो कुछ ना कुछ चर्चा पर चर्चा आती रहती है। शीर्षस्थ स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय इतने सारे समूह बन चुके हैं, तो कोई ना कोई बैठक चलती रहती है। और द्विपक्षीय स्तर पर भी एक देश के शिखर, जो मतलब शिखर व्यक्तियों में प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होंगे या देश के प्रमुख होंगे, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की यात्राएं एक देश से दूसरे देश चलती रहती हैं, विदेश मंत्री की यात्राएं चलती रहती हैं, या भारत में प्रतिनिधि मंडल जाता है दूसरे देश में, दूसरे देश का प्रतिनिधि मंडल भारत आता है, तो आपको भी ये चर्चा पर चर्चा रखनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे उस देश के साथ कोई विवाद तो नहीं है, हम विवाद को भी देखने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार के विवाद होते हैं, देखो, एक तो है स्थलीय विवाद, जो सीमा से जुड़े हुए विवाद है। पड़ोसियों के साथ कैसे विवाद होंगे, सीमा से जुड़े हुए विवाद होंगे। जितने भी पड़ोसी होंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता का भी विवाद हो सकता है, जैसे कश्मीर का इशू है पूरा का पूरा, है ना, हमारी संप्रभुता के विषय, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का पूरा मुद्दा है,
ठीक है, तो कश्मीर का इशू हो गया, बलूचिस्तान का इशू हो गया, सीमा से जुड़े हुए विवाद हो गए। यदि जलीय सागर लग रहा है, पानी लग रहा है नीचे, तो पानी में द्वीप हो सकता है, द्वीप को लेकर के विवाद हो सकता है। ठीक है, तो विवाद कई प्रकार, नदी है दो, कोई अंतरराष्ट्रीय नदी है तो अंतरराष्ट्रीय नदी है तो नदी जल विवाद हो सकता है। ठीक है, जितनी चीजें हम साझा करते हैं, जब हम साझा करना चालू कर देते हैं तो वहां पे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इतना बात समझ लेना। यदि हम अकेले इंडिपेंडेंट यूज कर रहे हैं तो कोई विवाद ही नहीं होगा, है ना। पड़ोसी के साथ तो इतना भी विवाद होता है, आपका पता चला आपके 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 नाली पे कचरा जम गया, उसका पानी बेचारे का डंप हो गया, घर में पानी भर रहा, आके विवाद तो करेगा और क्या करेगा, है ना। तो नाली विवाद होता रहता है आप लोगों के बीच में। और क्या क्या पड़ोसी से विवाद होते हैं आपके, पड़ोसी के कुछ विवाद होते हैं। सुबह सुबह आपने झाड़ू लगाया, थोड़ा सा कचरा उसकी तरफ डाल दिया तो एक विवाद यही बन जाता है पड़ोसी का, है ना। स्वच्छता विवाद हो गया। और क्या क्या विवाद होते हैं, हाँ, दोनों के बच्चे आपस में खेलते हैं, आपस में वो लड़ गए तो ये जैसे पहले होता था ना वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध, कि जब ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ लड़ते थे तो जहाँ जहाँ ब्रिटेन फ्रांस होते थे वहाँ भी लड़ पड़ते थे। तो दोनों के बच्चे लड़े और थोड़ी देर बाद अभिभावक भी लड़ जाते हैं, और अभिभावक लड़ने के बाद पता चला थोड़ी देर बाद बच्चे आपस में खेल रहे हैं अभिभावकों को लड़वा के। ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गांव में तो इतना ज़्यादा होता है कि एक के बच्चे को पीट दिया तो दूसरा पहुंच जाता है, कैसे मार दिया तो उसके बच्चे को पीट दिया। अभिभावकों में भी मैच्योरिटी नहीं देखने को मिलती। वैसे ये सारा कुछ और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी सीमा में देख रहे हैं ना, एक देश के जवान दूसरे देश के जवानों पर गोलियाँ चला रहे हैं, सीज फायर उल्लंघन कर रहे हैं। एक ने किया, इधर से किया, इधर इंटरनेशनल लेवल पे भी राजनयिक जो है तुरंत ही जवाबदेही हो जाती है कि भाई डिप्लोमेट से बात करो क्या हो रहा है, क्यों फायरिंग हुई उधर से, है ना। फिर इधर भी बुलेट टू बुलेट जवाब दिया जाता है। तो विवाद हैं, कई तरीके के विवाद हो सकते हैं। सीमा साझा हो रही तो सीमा विवाद, जल नदी साझा हो रही तो नदी विवाद, ठीक है। सागर साझा हो रहा है तो सागर विवाद। अब जैसे दक्षिण चीन सागर है ना, चीन कह रहा किसी का नहीं, सब मेरा ही है, ठीक है। द्वीप साझा हो रहा है तो द्वीप विवाद। तो कोई ना कोई विवाद होगा। अब यदि विवाद होगा तो समझौता होगा, है ना। तो विवाद है तो विवाद के कई सारे समझौते होते हैं, समझौते हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कई सारे हम समझौते देखेंगे। अब जैसे बांग्लादेश ही है तो बांग्लादेश आपको, चूंकि आपको पता था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, है ना। कुछ नागरिक थे जिनकी नागरिकता का अता पता ही नहीं था, तो नागरिकता का अता पता नहीं था उधर भी ना इधर भी, तो बोला गया कि एक काम करते हैं, जो आपके नागरिक हैं आप अपने उसमें लैंड ही हमने एक्वायर कर ली कि भाई ये लैंड भारत को सौंप दो, ये बस्तियां बांग्लादेश को सौंप दो और इनको नागरिकता दे दो। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हो जाते हैं, ठीक है। सीमा में भी लगातार बैठे रहते हैं, बहुत लगातार जो है आयोग बैठ करके सीमाओं के भी समझौते करते हैं कि भैया अब जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन के साथ है ना, मैकमोहन रेखा है चीन के साथ है ना। पूर्वी क्षेत्र में जो आपका है मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं ना उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ये 1914 में पढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेक होल्डर थे, अंग्रेज थे, जो उस समय तत्कालीन जो है तिब्बत था, और जो अंग्रेज भारत की तरफ से ब्रिटिश भारत था ना पहले 1914 में, ठीक है। और फिर उसी दौरान वहाँ पे जो तत्कालीन सरकार थी सन्यास सेन, 1911 में चीन में एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो उसको भी हम जब चीन पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ऐसे ही किसी देश के साथ सीमा विवाद को भी सुलझाया जाता है, तो समझौते चल रहे होते हैं, लगातार एग्रीमेंट चल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद व्यापार होगा यदि उन देशों के बीच में, तो व्यापार को लेकर के भी कुछ ना कुछ विवाद होगा। यदि कुछ होगा, है ना, व्यापार होगा तो व्यापार का विवाद होगा। यदि उस देश के नागरिक एक देश दूसरे देश जा रहे हैं तो भी विवाद होगा, है ना। जो नागरिकों को लेकर के भी बहुत सारे विवाद होते हैं। वीज़ा को लेकर के इशू हो सकता है, भाई एक नागरिक दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा चाहिए होगा, है ना। तो वीज़ा और अराइवल कोई दे रहा है, तो ऐसे संबंध स्थापित किए जाते हैं। मल्टीपल तरीके हैं संबंध स्थापित करने के, ठीक है। इसके बाद जो है सहयोग भी हो सकता है, ठीक है। विवाद होगा, समझौता होगा, सहयोग होगा। सहयोग कैसा हो सकता है, एक दूसरे की मदद हो सकती है, जैसे चीन सहयोग कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि चीन के राष्ट्रीय हित निहित है कि भारत को कैसे भी करके हमें मजबूत नहीं होने देना है। तो किसको दोस्त का दुश्मन दोस्त, है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यदि दुश्मन का दुश्मन मिल गया तो दोस्त बना लिया जाता है, ठीक है। तो सहयोग होते हैं, कई बार मित्रता के भी सहयोग होते हैं, जैसे फ्रांस से हमारी मित्रता है, रसिया से हमारी मित्रता है, तो मित्रता, और मित्रता दूर वाले ही अच्छी होती है। देखिए जितने भी दूर के देश होंगे सबसे मित्रता होगी हमारी,
जितने नज़दीक होंगे, इसीलिए ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए। जितनी नज़दीकी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मित्रता आपकी धूमिल हो सकती है, देखने को आप यही पाएंगे। तो सहयोग हो सकते हैं, ऊर्जा सहयोग हो सकता है। किसी भी देश की ज़रूरतें क्या होती हैं? ऊर्जा एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है किसी देश की, एनर्जी हर देश को चाहिए, तो ऊर्जा ज़रूरतें हो सकती हैं। कनेक्टिविटी की ज़रूरतें होती हैं, यदि पड़ोसी है तो कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी समझ रहे हैं। अब जैसे बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ता है, तो हम चाहेंगे कि ढाका से हमें कोई रास्ता मिल जाए, ढाका होते हुए भी हम पहुंच जाएं, है ना। कनेक्टिविटी समुद्री भी हो सकती है, कनेक्टिविटी एयर टू एयर भी हो सकती है। तो हमें आयात निर्यात भी करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, टूरिज्म के लिए भी कुछ भी है, तो हम कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे चीन ने क्या किया, सिल्क रोड का डेवलप कर दिया, ठीक है, उस पर काम कर रहा है, मैरीटाइम एक बेल्ट क्रिएट कर दिया। तो चारों तरफ से वो कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाता चला जा रहा है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड उसका बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, ठीक है। तो वन रोड वन बेल्ट की पॉलिसी, OBR की पॉलिसी, ये सारी चीज़ों को हम लोग समय के साथ समझेंगे। तो जब भी हमें देखेंगे 2-3 सारी चीज़ें हमें हर जगह पे देखना है। पहली चीज़ क्या देखना है, पृष्ठभूमि क्या है, कैसे बैकग्राउंड और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्रमिक विकास कैसे हुआ, हमारे संबंधों का हाल ही का घटनाक्रम क्या चल रहा है, विवाद क्या चल रहे हैं, विवाद के बाद समझौते क्या हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा, सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, रक्षा सहयोग भी ज़रूरत होते हैं। आसपास यदि आपके न्यूक्लियर देश बैठे हुए हैं या आपके शत्रु देश बैठे हुए हैं तो आप हमेशा सतर्क रहोगे, आप अपनी सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखोगे। तो सुरक्षा, जैसे अब भूटान है, भूटान के ऊपर चीन बैठा हुआ है, घात लगाए हुए है, तो डोकलाम तक आ गया था, तो भारत के साथ सुरक्षा समझौताएं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कंसर्न होते हैं, एक देश के दूसरे देश के साथ चिंताएं होती हैं, पहले से ही आपको अलर्ट रहना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यदि आप अलर्ट नहीं रहे तो दूसरा देश कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप बहुत सारी इंटेलिजेंस से लेकर के विभिन्न चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं, आप पता करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये क्षति पहुंचा दे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमें देखना है, कई सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिए, लिखिए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य बताएंगे भाई आप लोग क्या क्या उद्देश्य हैं। आज पहले कुछ आप लोग बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बताइए क्या क्या उद्देश्य हैं। टू मेंटेन एंड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट हम ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखा जाए और उसे प्रोत्साहित करते रहे। हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखें, हमारे तरफ से जितना भी प्रयास हो सके, और इसके लिए भारत काम करता है। यूनाइटेड नेशंस में भी हमारे बहुत सारे जो शांति सेना है उसमें भारत लगातार काम करता रहता है, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको हम पीसफुली सेटलमेंट कर दें। तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हम क्या करें, शांतिपूर्ण ढंग से निपटाते हुए चले जाएं ताकि किसी तरीके से किसी को कोई समस्या ना आए, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे और एक बहुत बड़ी समस्या है जातिगत भेदभाव, रेस के ऊपर पे डिस्क्रिमिनेशन है ना। और इसके अलावा साम्राज्यवादी शक्तियों की जो ताक है, आज आप चीन को देखिए, चीन का भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कैसे कर लूँ। तो चाहे वो साम्राज्यवाद हो, नौ साम्राज्यवाद हो, उपनिवेशवाद हो, आर्थिक शोषण हो, किसी दूसरे देश के को किसी तरीके, जैसे कि अब श्रीलंका के साथ हुआ, अभी पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा आने वाले समय में चीन उनके साथ क्या करेगा, अफ्रीका के कंट्री के साथ है। तो शोषणवादी विचारधारा को भारत चाहता है कि पूरे विश्व से इसे हम समाप्त करें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उनके साथ हम क्या करें, कोऑपरेट करें। तो कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कोऑपरेट करें और उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सबसे बड़े सहायक बन के उभरे हम लोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत चाहता है कि निशस्त्रीकरण हो जाए, पूरी तरीके से हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं, डिसआर्मेंट हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश पीसफुली रह सके। अभी क्या हो रहा है, धमक किस चीज़ की है, सबके पास परमाणु शक्ति है ना, सबके पास बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं। तो विश्व के जो ऐसे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो अपने कार्य को करके बाधित हो जाते हैं, क्योंकि तो निशस्त्रीकरण का दौर यदि चालू हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा भारत चाहता है कि जितनी भी सैनिक संधियां हुई हैं
है ना। बहुत सारी सैनिक संधियां हैं, जैसे सीटो है, नाटो है, वार्सा पैक्ट है। तो हम सैनिक संधियों से दूर रहे, हम किसी के साथ किसी तरीके से मिलिट्री अलायंस नहीं करना चाहते, ठीक है। ये हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा पर्याय है वो है गुट निरपेक्षता, है ना। हम किसी भी गुट से ना जुड़ करके, और हम चाहते हैं कि विश्व में गुटबाजी कभी ना हो। गुटबाजी से हमारा ही नहीं बल्कि सबका नुकसान है। तो हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले देश हैं। हम चाहते हैं कि जो अफ्रीका देश हैं, जितने भी अफ्रीकाई देश हैं और एशिया के जितने भी देश हैं, एशिया और अफ्रीका मिल करके डेवलप करें, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र साम्राज्यवादी शक्तियों के हमेशा शोषित रहे हैं। तो अफ्रो एशियाई एकता में विश्वास रखते हैं, ताकि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है और ये लोग मिल के साथ में डेवलप्ड होते चले जाएं। इसके अलावा पंचशील सिद्धांत के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि पंचशील सिद्धांत को सपोर्ट किया जाए, पंचशील को। और पंचशील के अंतर्गत हम क्या क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को, एक दूसरे की स्वतंत्रता को हम क्या करें? सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि किसी के भी घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करें, घरेलू। और हम ये भी स्वीकारते हैं हमारे मामले में भी कोई हस्तक्षेप ना करे। यदि कश्मीर का मैटर है, भारत पाकिस्तान दो लोगों का है, मिलके बैठेंगे और संभाल लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि नेहरू ने पंचशील समझौते को जो है जन्मदाता कहा जाता है नेहरू को, ठीक है। और नेहरू इस पंचशील समझौते में ही ये बात है कि घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ये हमारी पॉलिसी थी। तो हमने कैसे यूनाइटेड नेशन को स्वीकार कर लिया कश्मीर के मामले में? यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि शायद नेहरू समझ नहीं पाए कि हम अपने ही मामले में किसी थर्ड पर्सन को ला रहे हैं। बंदर बांट ही होगा। कभी भी मैटर यदि दो लोगों के बीच का है, तीसरे को कभी लाओ ही मत, वही दो मिलके समझाओ। कई बार आप लोगों के साथ भी होता है ना कि मैटर आप दो लोगों का है, आप ले आते हो तीसरे का, तीसरा और भिड़ा देता है, मध्यस्थता नहीं करता, वो नुकसान कर देगा। तो बैठ के सामने निपटा लो, या फिर जो निपटाने वाला हो बहुत न्यूट्रल पर्सन हो। ऐसा ना करे कि पक्षपात करे, मजा ले, आप में से किसी एक का नुकसान चाहने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? पहला, हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे। इसके बाद आक्रमण ना किया जाए। इसके बाद मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बने रहे। ये सारी चीज़ें, सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण ध्येय के तौर पे हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल का समर्थन किया जाए। राष्ट्रमंडल एक समूह है, कॉमनवेल्थ एक समूह है, जिसमें ब्रिटेन सम्राट या रानी जो है उसके अध्यक्ष रहती है, राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष रहती है। और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संप्रभुता कभी समाप्त ना हो जाए। इसके बाद हम चाहते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हो, जिसमें विकासशील देश भी हमारे साथ सम्मिलित रहें। तो हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, जिसके तहत हम चाहते हैं कि WTO द्वारा किए गए भेदभावों को समाप्त किया जाए। इसके लिए भारत लगातार जो है आवाज़ उठाता रहता है। इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो हमारी परमाणु नीति हो, चाहे हमारी डिफेंस पॉलिसी हो, उन सभी में भारत चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे सबको किसी भी तरीके से किसी का कोई शोषण ना हो। ये हमारी विदेश नीति है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप हमारे देश के द्विपक्षीय संबंधों को नहीं समझेंगे। और हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण नीति है, ये है कि जनता सर्वोपरि हो किसी भी देश में, यानी लोकतांत्रिक विचारधारा का विस्तार हो, है ना। जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, समाज के अंतिम कड़ी में। तभी परमाणु, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत अग्रणी देश बन के खड़ा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या में भारत आके खड़ा हो जाता है। तो आज जो है पहले कुछ चीजें लिख लीजिए, फिर इसके बाद एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता जाऊंगा। लिखिए, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। एक देश की विदेश नीति के उद्देश्य, एक देश की विदेश नीति के उद्देश्य एक देश की विदेश नीति के उद्देश्य दूसरे देश की विदेश नीति से, दूसरे देश की विदेश नीति से
दूसरे देश की विदेश नीति से कुछ समानता और असमानता अवश्य रखते हैं। कुछ समानता और असमानता अवश्य रखते हैं। कुछ समानता और असमानता अवश्य रखते हैं। आज सुरक्षा, समृद्धि व शांति, आज सुरक्षा, समृद्धि व शांति, आज सुरक्षा, समृद्धि व शांति किसी भी देश की विदेश नीति की आधारभूत विशेषता है। आज सुरक्षा, समृद्धि व शांति किसी भी देश की विदेश नीति की आधारभूत विशेषता है। भारत भी इसी ध्येय को प्राथमिकता देता 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 है। राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। आधारभूत उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा वर्णित ये उद्देश्य आज भी प्रासंगिक हैं, जो 75 वर्ष पहले थे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो 75 वर्ष पहले थे, आज भी प्रासंगिक हैं, जो 75 वर्ष पहले थे। भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान में सभी उद्देश्यों पर राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है। स्वतंत्रता से पहले भी भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्वतंत्रता से पहले भी भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण विरासत
विरासत व वर्तमान विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण विरासत व वर्तमान विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो नवीन उपनिवेशवाद व डॉलर साम्राज्यवाद का विरोध करती है। डॉलर साम्राज्यवाद एक नया ये शब्द है जो वर्तमान में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से डॉलर जो है एक आपका प्रमुख वस्तु विनिमय प्रणाली के तौर पे है। जो नवीन यहाँ पे डॉलर साम्राज्यवाद का मतलब है कि अमेरिका का प्रभुत्व, इसको डॉलर साम्राज्यवाद हम बोल रहे हैं। अमेरिका किस तरीके से वैश्विक जितनी भी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक में वही बैठा हुआ है, IMF में वही बैठा हुआ है, तो ये कर क्या रही हैं, बेल आउट पैकेज के नाम पे आपको डॉलर पकड़ा दे रही हैं और आपके साथ क्या कर रही हैं, है ना, आपकी तो अपने आपका आर्थिक शोषण कर रही हैं। या अमेरिका विश्व के कितने देशों को कितना पैसा देता है और उसके बाद उनका आर्थिक शोषण करता है, तो इसी को डॉलर साम्राज्यवाद बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका का जो एक प्रभुत्व है उस तौर पे इसको देखा जा रहा है। ठीक है, कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व का विरोध। ठीक है, तो नवीन उपनिवेशवाद व डॉलर साम्राज्यवाद का विरोध करती हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना व उसे प्रोत्साहित करना। ठीक है, टू मेंटेन एंड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको लेकर भारत ने कई कार्य किए। सबसे पहले पंचशील सिद्धांत दिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन लाया, ये सब चीजें उसी की दिशा में काम करना था। दूसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। ठीक है, नेक्स्ट, जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध। टू अपोज रेशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इंपीरियलिज्म। जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध। नेक्स्ट, मानवाधिकारों की सुरक्षा। मानवाधिकारों की सुरक्षा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट, निशस्त्रीकरण का समर्थन। निशस्त्रीकरण का समर्थन। नेक्स्ट, सैन्य संधियों से दूर रहना। सैन्य संधियों से दूर रहना। नेक्स्ट, अफ्रो एशियाई एकता में विश्वास। बिलीफ इन अफ्रो एशियन यूनिटी। अफ्रो एशियाई एकता में विश्वास। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष एवं पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन। गुटनिरपेक्ष एवं पंचशील सिद्धांतों का समर्थन। नेक्स्ट, दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता। दूसरे देश नहीं, ऐसे लिखिए, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता
एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना। एक देश की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना। नेक्स्ट, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अब जैसे कोई भी चीज होगी इंटरनेशनल लेवल पे, आप देखेंगे इंडिया का स्टैंड क्या है, तो स्टैंड भारत कहां खड़ा होगा, जहां पे उसके विदेश नीति के उद्देश्य पूरे हो रहे होंगे, है ना। कई घटनाएं घटेंगी जिनमें आप देखोगे, जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, ठीक है, लेकिन कैसा अफगानिस्तान छोड़ के गया, तो भारत अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा, अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा किसको नहीं करेगा, ये चीज आप अपने पहले विदेश नीति के सिद्धांतों को देखेंगे, टटोलेंगे, और जब आप पाएंगे कि ये सिद्धांत पूरे हो रहे हैं तो भारत अब किसके साथ खड़ा हो जाएगा, ठीक है, किसको सही गलत हम ठहराएंगे। तो कहां पे हम, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। नेक्स्ट, किसी दूसरे पर आक्रमण ना करना, किसी दूसरे पर आक्रमण ना करना। नेक्स्ट, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का विश्वास करना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सह अस्तित्व मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले जाएं, इसी को सह अस्तित्व कहते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का समर्थन करना, राष्ट्रमंडल का समर्थन करना। भारत किस नीति का पालन करता है, जियो और जीने दो की, है ना। हम चाहते हैं कि लोग अहिंसा की नीति, अहिंसा का देश रहा है ये, हम किसी को किसी भी तरीके के हिंसात्मक विचार का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। तो जियो और जीने दो की नीति का पालन भारत करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन, ठीक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत चाहता है कि भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त किए जाएं, समतामूलक समाज का विकास हो, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी समाप्त हो, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। तो इन सब चीजों पे भारत हर चीज का सहयोग करता है। नेक्स्ट अगला, लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा का विस्तार, लोकतांत्रिक विचारधारा का विस्तार। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं हमारी विदेश नीति के, जिनको हम सर्वोपरि रखते हैं, ठीक है। हम इनको किसी भी तरीके के, हम डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी, और लिखना हो तो और लिख लेते, लिख लिए। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व की बड़ी संस्थाओं में सुधार, विश्व की बड़ी संस्थाओं में सुधार की दिशा में प्रयास। ठीक है, क्लियर है। इसमें राष्ट्रमंडल का समर्थन क्यों? राष्ट्रमंडल का समर्थन, देखिए राष्ट्रमंडल वो देश हैं जहाँ पे ब्रिटेन पहले आधिपत्य रखता था। अब ये तत्कालीन समय में चूँकि राष्ट्रमंडल बनाया गया, जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया कि विश्व के जितने भी उसके अधिग्रहण वाले क्षेत्र थे, जिन देशों में उसने साम्राज्यवादी विस्तार किया था, उन सबको मिला के उसने एक कॉमनवेल्थ, वैसे शब्द से तो ऐसा निकल के आ रहा है, कॉमनवेल्थ मतलब समझ रहे हैं, कॉमनवेल्थ मतलब साझा संपत्ति, कॉमनवेल्थ के तौर पे इसको उसने दिखाया, क्योंकि था तो ब्रिटेन का ही वो सब कुछ, पहले ब्रिटेन का ही अधिकार क्षेत्र था, फिर बाद में देश उसी से स्वतंत्र हो गए, तो पहले साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे वो था। तो आप सोचिए, जब किसी देश के साथ आप जुड़े रहते हैं, चाहे वो
निश्चित तौर पे आपका शोषण ही किया हो। तो भारत को लगा एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जिस ग्रुप में ब्रिटेन जो है लीड करेगा इसको, लेकिन हमारी संप्रभुता के उसमें नहीं हम वो करेंगे कि हमारी संप्रभुता को ये ख़त्म कर दें। ये चीज़ नेहरू ने बाद में बोला जब हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, तो ये प्रश्न चिन्ह उठा कि इसमें तो लीडर हमेशा ब्रिटेन की महारानी रहेंगी। यदि लीडर हमेशा ब्रिटेन की महारानी रहेंगी तो क्या फिर भाई या तो लीडर ऐसा बने कि हर साल में चेंज हो, जैसे शिखर सम्मेलनों में होता है, हर शिखर सम्मेलन में कोई ना कोई लीड करता है, एक फिक्स लीडर नहीं होता। यहाँ लेकिन ब्रिटिश ताज ही है लीडर, तो ऐसे में तो आप अपनी संप्रभुता को चुन रहे हैं। तो फिर नेहरू ने कहा कि देखिए ये स्वेच्छा से स्वीकार की गई हुई संधि है, हमारे ऊपर थोपी नहीं गई है, हम जब चाहें इसको अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हमने स्वीकार इसलिए किया है ताकि ब्रिटेन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं सारे देश एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते रहें, ऐसी नीतियों को संचालित करें। लेकिन हम जब चाहें तब हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता को त्याग सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर कॉमनवेल्थ गेम अलग होते हैं, कॉमनवेल्थ का सम्मेलन, इसको चोगम बोलते हैं, कई बार आप सुनते होंगे चोगम सम्मेलन, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन भी आती हैं, सारे लोग आते हैं तो बैठते हैं और भावी नीति एक तरीके का एक ग्रुप है, संगठन है। बस इसकी खामी यही है कि इसमें आधिपत्य जिसका है वो है ब्रिटिश क्राउन, महाराजा या महारानी वही उसको लीड करेगी, ठीक है। तो जो दिखाता है कि वो यहाँ पर एक सुपेरिटी को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपनी सुपेरिटी को, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे परंपरा है, उस हिसाब से इसको स्वीकार लिया गया है, कोई ऐसा है नहीं इसमें। जब चाहें तब छोड़ भी सकते हैं, कोई हमारे ऊपर वैसा वो नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे लिखिए। तो हम जैसे सुरक्षा परिषद पे भी चाहते हैं कि सुधार हो, हम चाहते हैं वर्ल्ड बैंक IMF पे भी सुधार हो, हर जगह पे अमेरिका बैठा हुआ है या फिर कुछ ताकत। जब से अफ्रीका में कोई सुरक्षा परिषद में इतने सारे 55 से ज़्यादा देश हैं अफ्रीका में, कोई सुरक्षा परिषद का सदस्य ही नहीं, उनके पास कोई देश ही नहीं रिप्रेजेंटेशन। एशिया में इतने सारे देश हैं। अब देखिए यूरोप में कितने हैं, 3 हैं यूरोप में जो परमानेंट 5 में है। कौन कौन? ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है। यूरोप है कितना सा, ठीक है। अमेरिका हो गया अकेला ही पूरा देश, और इधर एशिया में जबकि इतने सारे देश है, इतना बड़ा एरिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो कम से कम चाहिए यहाँ से 3 हो, जापान को मिले, भारत को मिले, और तीसरा कोई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं केवल भारत को मिले, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा नहीं मुझे भी दो, मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूँ। वो तो फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक भी नहीं उनका प्रतिनिधित्व। ब्राज़ील मांगता है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, इधर जापान है, उधर जर्मनी है, यूरोप में जर्मनी कहता है मुझे भी दो, मैं भी तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी हूँ, है ना। तो सुधार जब होगा ना तो देखना यूरोप में, यूरोप का एक पक्का जुड़ेगा, चाहे जर्मनी जुड़े या फिर कोई अन्य देश। तो अभी इस पे आगे चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए कई सारे आयोग भी, कमेटी बनी गई, भाई अब इस पे सुधार होना चाहिए। लेकिन अभी भी इस पे वीटो पावर है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है चीन के पास, और चीन भारत को कभी बनने नहीं देगा। जापान को भी नहीं वो बनने देना चाहता, उसको पता मेरे बगल में इतनी बड़ी पावर में नहीं बनाऊंगा, एक छोटा सा देश है। पर जापान यूनाइटेड नेशन का कितना खर्चा उठाता है ना, विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर वही है जो सब खर्चा उठाता है, पूरे विश्व को इन्वेस्ट करता है, उसकी टेक्नोलॉजी तकनीकी आज डेवलप्ड है, एशिया में डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इतनी सारी चुनौती, जापानी मेहनती अलग होते हैं, बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से कहा जा सकता है, इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से कहा जा सकता है भारत की विदेश नीति का प्रमुख ध्येय शुरू से ही, भारत की विदेश नीति का प्रमुख ध्येय शुरू से ही रंग भेद की नीति व साम्राज्यवाद का विरोध करना रहा है। रंग भेद की नीति व साम्राज्यवाद का विरोध करना रहा है। भारत ने हमेशा ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, भारत ने हमेशा ही
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति अपनाई है। एक और विश्व शांति के विचार का प्रबल समर्थन किया है। एक और विश्व शांति के विचार का प्रबल समर्थन किया है। पंचशील के सिद्धांत के ध्येय के रूप में, पंचशील के सिद्धांत के ध्येय के रूप में भारत की विदेश नीति, पंचशील सिद्धांत के ध्येय के रूप में भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण ध्येय रहे हैं। भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों, भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों तथा विश्व के अन्य देशों के प्रति सहयोग व त्याग की रही है। विश्व के अन्य देशों के प्रति सहयोग व त्याग की रही है। भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान किया है। भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान किया है और मानवाधिकारों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत आज भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करके, भारत आज भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करके विश्व से आर्थिक असमानता कम करके मानव अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। मानव अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। मानव अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। भारत मानव की भलाई के लिए, भारत मानव की भलाई के लिए, भारत मानव की भलाई के लिए आज भी निशस्त्रीकरण के विचार का प्रबल समर्थक है। भारत मानव की भलाई के लिए आज भी निशस्त्रीकरण के विचार का प्रबल समर्थक है। भारत की विदेश नीति आज लगभग वही है। हमारी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी हमने नहीं बनाई है। हमने जो 1947 में हमारी विचारधारा थी, उसी विचारधारा को और मजबूत करते हुए हम आज भी ला करके उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी का मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इस पक्ष में इधर खड़े हो गए, कभी ये नहीं। आज भी हम उन्हीं सारे सिद्धांतों के साथ अड़िग हैं। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का आज भी लगभग वही है। भारत की विदेश नीति आज भी लगभग वही है जो 1947 में थी। आज भी लगभग वही है जो 1947 में थी। यद्यपि समयानुसार इसका कुछ विकास भी हुआ है। यद्यपि समयानुसार इसका कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन विदेश नीति के मूल उद्देश्य आज भी वही हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए। लेकिन विदेश नीति के मूल उद्देश्य आज भी वही हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए।
संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए। कहाँ पे है? कहाँ पे है? हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए। संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन विदेश नीति का प्रवाह निरंतर विकास की दिशा में रहा। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन विदेश नीति का प्रवाह निरंतर विकास की दिशा में रहा। सारांश में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना ही भारत की विदेश नीति का ध्येय है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना ही भारत की विदेश नीति का ध्येय है। विदेश नीति का ध्येय है। ठीक है, हेडिंग डालिए, भारत की विदेश नीति के सामने वर्तमान चुनौतियां। भारत की विदेश नीति के सामने वर्तमान चुनौतियां, इस टॉपिक को हम कल करेंगे। ठीक है, कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मतलब यहाँ पर मैं एक पहले तो आपको होलिस्टिक अप्रोच पे बताऊंगा कि क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे देश में। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि देश जितने भी हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे क्या क्या चुनौतियां हैं भारत को, उनको भी एक एक करके देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, किस तरीके से भारत अपने देश के अपने पड़ोसियों को जो है प्राथमिकता देता है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इसके बाद से ही आपने देखा होगा कि जो हमारी विदेश नीति है इसमें विस्तार की शैली है। हम चाहते हैं कि विदेश नीति का एक सक्रिय यथार्थवाद के तहत विस्तार हो। इसमें जितने भी विदेश नीति के घटक हैं, इन तौर तरीकों में लगातार आप देखते होंगे हर तरीके की डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ पे फिर लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, वहाँ पे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं। जहाँ पे प्रधानमंत्री जी को लगता है डोल ड्रम भी बजा देना चाहिए, वो भी बजा देते हैं। जहाँ पे उनको लगता है मेडिसन स्क्वायर में जाकर के देश के नागरिकों को जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उसे भी कम्युनिकेट करते हैं। तो एक नाटकीय बदलाव आया है विदेश नीति में, और जितना नाटकीय बदलाव है उतनी ज़्यादा चुनौतियां भी आई हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने इंडियन डायस्पोरा को टारगेट किया और साथ ही भारत के विकास के बाधक तत्वों के साथ प्रतिरोधक के तौर पे आए हम, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुई, लेकिन फिर नोटबंदी हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर अटैक किया, पुलवामा अटैक हुआ, फिर भारत ने एयर स्ट्राइक की, है ना। तो बार बार भारत के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे हमारा विजनरी गोल, हमने इंडिया फर्स्ट भी कहा, और इंडिया फर्स्ट के साथ साथ हमने विदेश नीति में भी शपथ ग्रहण समारोह आप 2014 का याद करिए, वो भव्य नज़ारा जब दक्षेश के सभी नेता आए हुए थे भारत में। ठीक है, दक्षेश के पड़ोस को प्राथमिकता देते हुए हमने संपर्क का आरंभ किया, पड़ोस के सभी नेता आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश में जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं
और जिस तरीके से समस्याएं हैं इनको एक एक करके हम समझेंगे और अपने पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंधों को लेकर के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, मैं पहले बुलेट पॉइंट में भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ हुई जो हमारी समस्याएं उनको सबको क्रम से लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है किसी पड़ोसी देश के साथ। मतलब बहुत जिस्ट में एक क्लास में मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे चैलेंजेस हैं, फिर उनको हम एक एक करके डिटेल से चालू करेंगे। इस क्लास के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो चालू करूंगा उसमें ये समस्याएं लिखेंगे, समस्याओं के बाद फिर हम एक एक पड़ोसी देश उठा लेंगे, उसके बारे में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, आप इसमें कुछ बुक्स वगैरह कुछ ऐसा क्या ले रहे हैं इस समय पढ़ने में, कुछ साथ